नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र का महापर्व भारत में चुनाव। और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, हम अपने डिस्कशन को शुरू करें तो जो भारत क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत ने अपने लोकतंत्र के रूप में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत में तमाम चुनौतियां होने के बावजूद लगातार चुनावों को संपन्न कराया गया है। तो भारत का जो लोकतंत्र है उसका जो ये महापर्व चुनाव होता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल। देखिए सौरभ, भारत में तो अभी आपको पता है कि अब हम आबादी में सबसे बड़े देश बन चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी है और लगभग 100 करोड़ हमारे यहाँ पंजीकृत मतदाता हैं। टू बी प्रिसाइज 98 करोड़। ये 98 करोड़ आप इतना समझ सकते हैं कि जब ये मतदाता जनरल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में जब वोट डालते हैं तो वो दूसरा जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है यूएसए, उसके पिछले 7 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मत का बराबर है। तो इतना बड़ा, इतना व्यापक हमारा देश है। इसमें विविधता तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा विविधता है और बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं सोसाइटी में, बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए चर्चिल ने कहा था कि अगर भारतीयों को आप आज़ादी दोगे तो ये लोग पॉलिटिकल तकरार में, राजनीतिक तकरार में इतना उलझ जाएंगे कि अपना देश खो देंगे फिर से। लेकिन आप देखिए कि पिछले 75 सालों में हम लोगों ने अनगिनत चुनाव कराए। जनरल इलेक्शन 17 हो चुके हैं, 18वां आपका होने वाला है और लगभग सभी चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी चुनावों के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ है। और कुछ रोचक तथ्य अगर आप जानना चाहेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो पोलिंग स्टेशन हम लोग बैठाते हैं इस चुनाव के लिए, बहुत सारे छोटे यूरोपीय देश की जनसंख्या से ज़्यादा है। 10 लाख पोलिंग स्टेशन बैठाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, भारत में बैठाया जाता है। यहाँ तक कि गिर क्षेत्र में एक व्यक्ति के लिए हम लोग पोलिंग स्टेशन बैठाते हैं। और सौरभ, इतना व्यापक स्तर पे चुनाव कराने के लिए जो पोलिंग स्टेशन बैठाए जाते हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए यातायात के सभी साधनों का उपयोग किया जाता है। चाहे वो हवाई जहाज़ हो या ट्रेन हो या बैलगाड़ी हो या फिर घोड़े पे या ऊँट पे ले जाया जाता है। दुनिया भी आश्चर्यचकित रहती है कि कैसे भारत इतना व्यापक स्तर पे, इतनी बड़ी आबादी का चुनाव कैसे करा देता है। और मैं आपको बता दूं कि जो बार बार निष्पक्ष चुनाव हुआ है, जिस कारण से जनता के मन में इतना विश्वास है इस पोलिंग प्रोसेस पे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई मतदाता सरकार से खफा भी है, सत्ताधारी दल से खफा भी है, तो वो सोचता है कि आने दो चुनाव, फिर बताते हैं, हम वोट तो नहीं देंगे। ये जो विश्वास है ये समय के साथ और बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि क्यों इसको महापर्व कहा जा रहा है, कि एक साथ पूरा देश वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेता है और जीत के बाद जो सेलिब्रेशन होता है, इसलिए महापर्व भी कहा जाता है। जी सर, निश्चित ही, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत ही महापर्व की तरह मनाया जाता है। सर, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो विश्व में अनेक प्रकार के लोकतंत्र अपनाए गए हैं। तो भारत ने कौन सा लोकतंत्र अपनाया है और वो क्यों अपनाया भारत ने, वो हमें बताइए। देखिए सौरभ, लोकतंत्र इन जनरल उसको 2 प्रकार में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता सीधे भागीदारी लेती है नीति निर्माण में, सीधे उसको क्रियान्वयन में भी भागीदारी लेती है, जैसे आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो उसमें जो कुछ पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, जैसे कि राइट टू रिकॉल, प्लेबिसाइट या फिर आपने रेफरेंडम का नाम सुना होगा, तो इन सब माध्यम से जनता खुद कानून बनाने में या अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने में ये भाग लेती है। आपने ब्रेक्जिट का कुछ साल पहले नाम सुना, ये भी एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपको उदाहरण मिलता है। और दूसरा आपका जो प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो इसमें जो आप या मतदाता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। अब ये प्रतिनिधि आपके लिए नीति निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं और उन कानूनों को लागू करते हैं। आपका उसमें कुछ से
नहीं होता है। अब ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसको भी आगे दो भाग में बांटा जाता है। एक तो आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मुख्यतः अमेरिका का मॉडल है, यूएसए का मॉडल है, जिसमें राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, वो राष्ट्रपति है। और दूसरा है यूके का मॉडल, जो संसदीय शासन प्रणाली है। इसमें राज्य का प्रमुख कोई और होता है और सरकार का वास्तविक प्रमुख कोई और होता है। जो राज्य का प्रमुख है उसको नाम मात्र की शक्ति है, जैसे कि यूके में राजा या रानी है, भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको वास्तविक अर्थ में पूरा शक्ति वो एंजॉय करते हैं। तो भारत ने केंद्र के स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया है। जी सर, भारत में सर क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, तो कहीं भी हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अगर अपनाते भी तो हमें चुनौती होती है उसे अपनाने हाँ, में। और मैं आपको ये बता दूं कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में कुछ हम प्रशिक्षित हो चुके थे। जब अंग्रेज भारत में थे तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत हम 2 बार चुनाव हो चुका था। संसदीय व्यवस्था के आधार पे यहाँ पे शासन व्यवस्था चल रही थी, तो हम परिचित पहले से थे। दूसरी बात, संसदीय शासन व्यवस्था में का दूसरा नाम भी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसका मतलब है कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और विधायिका में कौन है, हमारे प्रतिनिधि हैं। तो मतलब कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। और कार्यपालिका का चूंकि विधायिका में बहुमत होता है, खासकर निम्न सदन में, तो एक सामंजस्य दोनों के बीच में रहता है शासन चलाने को लेकर। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक डर हमेशा बना रहता है, वो है नायक पूजा का, व्यक्ति पूजा का। संसदीय शासन व्यवस्था में वो डर तुलनात्मक रूप से कम होता है। और आप जैसा कि आपने बताया कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में उन विविधताओं को शामिल करने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसी सब कारण से हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया। सर, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, तो ये चुनने की भी या निर्वाचन की भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। तो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं और भारत में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, ये हमें समझाइए। देखिए सौरभ, जो मतदान का प्रणाली है, जो चुनने का जो प्रणाली है, प्रोसेस है, पूरी दुनिया में 2 प्रकार के देखे जाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और सौरभ दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। तो जी आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसको इमेजिन कीजिए कि कोई रेस चल रहा है दौड़ने का और सारे धावक एक साथ हैं। जो धावक सबसे पहले पहुंच जाए फिनिशिंग लाइन पे, वो जीत जाएगा। उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको इतना ही सेकंड में, इतना ही समय में पहुंचना है। उसी प्रकार से जहाँ FPTP, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, जो उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट आ गया वो जीत जाएगा। कोई इसमें नियम नहीं है कि उसको 50% से अधिक वोट आना चाहिए। तो भारत में FPTP जो है लोकसभा के इलेक्शन में, राज्य में विधानसभा के इलेक्शन में और स्थानीय निकायों में इसको अपनाया गया है। अब जो दूसरा आपको मैंने बताया समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या होता है कि पूरा निर्वाचन, बड़े निर्वाचन क्षेत्र में एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी को जो मत मिलता है, जिस अनुपात में मत मिलता है, उस अनुपात में उसको सीट का वितरण कर दिया जाता है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि किस किस उम्मीदवार को हम विधायिका में डालेंगे। तो ये जो समानुपातिक मत प्रणाली है, उसका एक प्रकार है आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। वो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और साथ में राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में इसको अपनाया गया है। और सौरभ, ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो थोड़ा जटिल हो जाता है, और हमारे देश में ऐसे भी जो शिक्षा का स्तर है, आज़ादी के समय तो और कम था, आज भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए FPTP चूँकि सरल है, तो जहाँ जनता डायरेक्ट वोट कर रही है, चाहे वो राज्यों की विधानसभा में या लोकसभा में, वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। लेकिन जहाँ पे अप्रत्यक्ष वोटिंग हो रहा है, जैसे विधानसभा के सदस्य मिलके राज्यसभा के सदस्य को चुन रहे हैं, तो वहाँ पे समानुपातिक मत प्रणाली अपनाया गया।
हाँ सर, क्योंकि भारतीय जो जनता है उसकी शिक्षा के स्तर को देखते हुए इसीलिए जो हमारा चुनाव चिन्ह का भी जो होता है कि हो सकता है कि जो हमारे मतदाता हैं उनको नाम पढ़ना नहीं आए, लेकिन वो चिन्ह के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। सर, इसी पर अगर हम बात करें तो भारत, क्योंकि हमने शुरुआत में भी बात की कि बहुत सारी विविधताएं हैं भारत में, तो इन विविधताओं के कारण कहीं ना कोई कुछ चुनौतियां भी आती होंगी चुनाव के समक्ष, तो वो चुनौतियां क्या है वो हमें समझाइए। अगर पूरे मतदान प्रणाली में आप देखेंगे जो क्या क्या समस्याएं हैं, तो सबसे पहले तो समस्या आता है कि जो चुनावी खर्च का अगर हम देखा जाए तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। उसमें 60,000 करोड़ का खर्च था। और ये अनुमानित है, ये प्रेडिक्शन है कि 2024 के चुनाव में कहीं डबल ना हो जाए। हम लोग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ना चला जाए चुनावी खर्च। चुनावी खर्च में एडीआर का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो खर्च हुआ उसका 2/3 का कोई रिपोर्टिंग, कोई लेखांकन नहीं है। और जहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होता है वहाँ ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन, ब्लैक मनी का बड़ा डर होता है आने का। और जब आपके चुनावी प्रक्रिया में ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है तब आपके शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात कि जो आपका 90 लाख का लोकसभा के संदर्भ में 90-95 लाख का आपका एक लिमिट है चुनावी खर्च का। आप जरा सोचिए कि 90-95 लाख अपने आप में कितनी जनता अगर चाहेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो कौन लड़ पाएगा? नहीं लड़ता। और वास्तविक रूप में 4 से 5 गुना लोग खर्च करते हैं, 4-5 करोड़ खर्च करते हैं। जो इसलिए जो एमपीज़ हैं, चाहे राज्यसभा का या लोकसभा का, उनका जब एवरेज एसेट देखिएगा, संपत्ति लगभग 40 करोड़ है। तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि हो रहा है एक्चुअली जो इलीट वर्ग है, जो पैसे में सक्षम वर्ग है, वो चुनाव जीत के आ पा रहे हैं। और जो मार्जिनलाइज्ड है, जो कमज़ोर वर्ग है, जो निर्धन है, वो उसके चुनाव जीतने के चांसेस कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो राजनीति का अपराधीकरण है, ये बहुत बड़ी समस्या है। 2019 का जब चुनाव हुआ तो एडीआर का रिपोर्ट आया कि जो हमारे प्रतिनिधि थे संसद में, उसमें 40% प्रतिनिधि पे आपराधिक मामले दर्ज हैं और 25% पे तो जघन अपराधों का मामला दर्ज है। हत्या, लूटपाट, आपका बलात्कार, इस तरह के मामले दर्ज हैं। जब ये प्रतिनिधि संसद में बैठेंगे तो आप जरा समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो कानून बना पाएंगे। कानून का जो क्वालिटी होगा अपने आप गिर जाएगा। और जब धन बल जो बढ़ता है चुनाव में, तो जो सभ्य लोग हैं, जो शिक्षित हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं चुनाव लड़ने के प्रोसेस से, राजनीति में भागीदारी के प्रोसेस से। तो ये जो एक डर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखिए। सबसे बड़ी मार्जिनलाइज्ड जो वंचित समुदाय महिला है, आधी आबादी है। लोकसभा में 15% प्रतिनिधित्व है, विधानसभाओं में मात्र 8% प्रतिनिधित्व है। तो जो वंचित तबका है वो चुनाव जीत के उसका जीतने का जो प्रतिशत है या क्षमता है वो कम हो जाती है। जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनको आरक्षण दिया हुआ है। इस कारण से उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि तो संसद या विधायिका में, राज्य की विधायिका में हैं, लेकिन आपको वहाँ टेस्ट करना पड़ेगा कि जो अनारक्षित सीट है, जो अनरिजर्व सीट है, उसमें क्या वो जीत पाते हैं? शायद ही कभी नहीं जीत पाते। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो कथन था कि ये जो हम राजनीतिक लोकतंत्र दे रहे हैं संविधान के माध्यम से, तो ये एकमात्र साधन है। हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करना है। अगर उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़े तो ये राजनीतिक लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएगा। तो वो चीज़ बड़ा डर है कि चूँकि सामाजिक असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ऑक्सफोम के रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि मात्र 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है। तो राजनीतिक लोकतंत्र पे भी खतरा बढ़ रहा है। अब जो मेन जो बॉडी है जो चुनाव लड़ती है वो राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल के अंदर स्वयं आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अब आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो कोई एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बनता है
और कायदे से उसे ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर आना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, चुनाव लड़ना है उसको, लेकिन उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद है, नेपोटिज्म है, जिस कारण से उसको टिकट नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत बड़ा वर्ग धीरे धीरे इससे दूर जा रहा है। और सौरभ, जो संविधान सभा के अपने आखिरी स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें अगर लोकतंत्र को बचाना है तो नायक पूजा से बचना होगा। जो नायक पूजा अगर करेंगे तो अंत में हमें तानाशाही के रूप में ले जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। लेकिन जो आज़ादी के बाद से ही देखा गया है कि नायक पूजा बड़ा लोकतंत्र में देखने कुछ को महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। हाँ जी सर। और दूसरी बात है कि जो एक सफल लोकतंत्र होता है उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू को कहते हैं हम लोग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, और दूसरा है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, जिसको वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं। अब जरा हमें समझना है कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या है। तो सफल लोकतंत्र में नियतकालिक चुनाव होता है निष्पक्ष रूप से, और उस नियतकालिक चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र निकाय होता है, होना चाहिए या होता है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, और साथ में जो आपका सत्ता हस्तांतरण है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत में वो है। पिछले 75 सालों में हमने देखा है, इसमें तो हम लोग लगभग सफल हुए हैं। और आप कुछ उत्तरी यूरोपीय देशों में देखेंगे कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र तो हैं ही, साथ में सब्सटेंटिव लोकतंत्र, उसका मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ को तरजीह दी जाए, सामाजिक आर्थिक समानता हो, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, तो उससे लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ती है। वो आपको उत्तरी यूरोपीय देश में देखने को मिलेगा। भारत में जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में तो हम लोग आगे बढ़े हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा सफलता अभी तक मिला नहीं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आर्थिक असमानता तो धीरे धीरे बढ़ा ही है, और सामाजिक न्याय की जो बात आती है वो भी काफ़ी ऐसे मामले सुनने को मिलता है जहाँ पे जो हमें आशा था कि इस ओर हम आगे बढ़ेंगे वो हो नहीं पाया। तो विशेषज्ञों को डर है कि कहीं भारत प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बन के ना रह जाए कि समय पे चुनाव हो रहा है, सब सही जा रहा है, लेकिन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी नहीं आ पा रहा। कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। और जब चुनाव प्रचार की बात आती है तो एक बहुत अभी सोशल मीडिया के तहत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो फेक न्यूज़ है, जो डीप फेक है, ये सब चुनाव को बड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सभी नागरिक को मतदान का अधिकार है, लेकिन एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मतदान का अधिकार, ये सूचित मतदान का अधिकार है, सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं है, इन्फॉर्म्ड वोटिंग है। तो अगर इन्फॉर्मेशन में अगर फेक न्यूज हो, कुछ गलत हो न्यूज हो, जिस कारण से उसका प्रभाव सीधे मतदान पे पड़ेगा, तो ये सब जो चीज़ है हमारे पूरे मतदान के प्रोसेस को बड़ा प्रभावित कर रहा है। हाँ सर, जो चुनाव है, चुनाव में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो भी चुनौतियां बताई हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष, ये काफ़ी गंभीर लग रही हैं। तो भारत के लोकतंत्र को और धरातल तक ले जाने के लिए, और लोकतंत्र को और चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए, न्यायपूर्ण बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए? वही जो हमारी चुनौतियां हैं जो मैंने अभी बताया, उसको हमको धीरे धीरे समाधान करना है। हाँ सर। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि चुनावी खर्च बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। तो इस संदर्भ में इंद्रजीत गुप्त समिति का रिपोर्ट है जो चुनाव में राजकीय वित्तीयन, स्टेज फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात करता है। तो उस पर हमें धीरे धीरे जाने का प्रयास करना चाहिए। साथ में जो चुनावी खर्च है, जहाँ पे कानून में लूप होल्स हैं, जैसे कि अगर 90 लाख का लिमिट है, तो जब वो कोई उम्मीदवार अपना नामांकन करता है तब से जुड़ता है वो, लेकिन एक्चुअली में खर्च कब से शुरू होता है उसका? चुनाव की घोषणा से शुरू। घोषणा से, मैं तो कहूँगा घोषणा के पहले जब उनको उम्मीदवार टिकट मिलता है तब से शुरू हो जाता है। तो ये सब लूप होल को कानून से सही करने की ज़रूरत है। साथ ही सर, जो चुनाव उम्मीदवार है
उम्मीदवार के ऊपर तो नियंत्रण है, सीमा है 95 लाख की, लेकिन राजनीतिक पार्टी पे कोई सीमा बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी पे कोई सीमा नहीं है। दूसरी तरफ जो राजनीति का अपराधीकरण है, तो इसको तो कम करने के लिए न्यायपालिका ने काफ़ी काम भी किया है। उसके निर्णय आए हैं कि जिसपे 2 साल से ज़्यादा का जिसको अगर सज़ा मिलता है तो स्वतः ही उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाती है ना। लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा का सज़ा या फिर उसे सज़ा मिलना तभी हो पाएगा जब निर्णय आएगा, जब दोष सिद्धि होगी। दोष सिद्धि में बहुत समय लग रहा है, तो इसलिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बैठाए गए हैं तो एक्चुअली कागज़ पे ही ढंग से काम कर रहे हैं। आपको वास्तविक रूप में उसमें आपको जल्दी उसका निर्णय सुनिश्चित करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर निर्णय सुनिश्चित करना पड़ेगा, तो उससे अपराधीकरण कम होगा। प्लस जो राजनीतिक पार्टी है, जो सबसे बड़ा हितधारक है, एक बहुत बड़ा हितधारक है एक्चुअली इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस का, उसमें आंतरिक लोकतंत्र बढ़ाने के लिए एकदम बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आंतरिक लोकतंत्र अगर उसमें बढ़ता है तो एक सामान्य व्यक्ति भी कार्यकर्ता बन के धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर जा सकता है, उसका अध्यक्ष बन सकता है। तो इस प्रकार के भी नियम आने चाहिए कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक एक बार अध्यक्ष बन सकता है, ताकि किसी एक परिवार के हाथ में कोई पार्टी ना आए। और सौरभ, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको आरटीआई के दायरे में भी लाना चाहिए। ये बहुत दिन से डिमांड है, राजनीतिक पार्टी खुद इसका विरोध कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सही समय है कि हम इसको आरटीआई के दायरे में लाएं, ताकि मालूम चल सके कि इनको फंडिंग कहाँ से मिल रहा है, ये फंडिंग का खर्च वो कहाँ कर रहे हैं, तो ये पूरी पारदर्शिता रहेगी। दूसरा एक पक्ष है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में तो स्वायत्त निकाय है, लेकिन उसकी स्वायत्तता और बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको और पावर देने की ज़रूरत है। जैसे कि जो उसकी जो नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है, मेरे अनुसार कि उसकी समिति में न्यायपालिका को भी एक हितधारक बनाने की ज़रूरत है। साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें 3 आयुक्त हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शर्तें तो बड़ी कठोर हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, लेकिन जो अन्य 2 आयुक्त हैं उनको हटाने की शर्तें कमज़ोर हैं, आसान हैं, और तीनों को बराबर शक्ति है। तो मुझे लगता है कि तीनों को हटाने की शर्तें बराबर समान होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो खर्च है, प्रशासनिक खर्च है, सब संचित निधि पे आपको भारित करनी चाहिए, ताकि उसकी स्वायत्तता और बढ़े। दूसरा चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारी ऐसे पावर्स हैं जो आपने नहीं दिए हैं, उसके लिए उसको न्यायपालिका के पास जाना पड़ता है। जैसे वो किसी पार्टी का पंजीकरण कर सकता है, लेकिन पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर उल्लंघन हो रहा है, कोई हेट स्पीच कर दे रहा है, तो उस सब संदर्भ में बहुत बस एक प्रतीकात्मक शक्ति है, कुछ खास वास्तविक शक्ति नहीं। तो वहाँ मुझे लगता है कि उन्हें और कानून के माध्यम से और शक्ति देने की आवश्यकता है। हाँ सर, जैसे समझ में आता है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को और धरातल तक ले जाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पैसा खर्च होता है, अगर मैं और सरल शब्दों में कहूँ कि जो त्यौहार है, महापर्व है, इस महापर्व में जो पैसा खर्च हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सर, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और आज का हमारा विजन संवाद का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह अंक पसंद आया होगा। हम इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पर और वीडियोज़ लाते रहेंगे। हमारे साथ आप सभी इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।